So hello everyone, once again welcome back to this particular class. So we have been doing the GS paper 2 analysis. So पिछले वाले वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि GS पेपर 1 GS पेपर 2 का 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी एनालाइज करके रखे हुए थे एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट ऑल ऑफ यू हैव अप्रिशिएटेड दोस पर्टिकुलर वीडियो सेशंस. बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएशंस मिला, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. सो बेसिकली आज के इस वीडियोस में हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक का वीडियोस, 1 से लेकर 10 तक का जितने भी क्वेश्चंस था उसका एनालिसिस पिछले वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं. दैट इज ऑलरेडी देयर इन द YouTube. दोस्त हु हैवंट वॉच्ड इट टिल नाउ यू कैन गो एंड वॉच इट देयर ओवर देयर. सो अभी हम क्या करेंगे 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक का बाकी जितने भी 15 नंबर वाले क्वेश्चंस थे उसके एनालाइज करने के लिए कोशिश करेंगे. अगेन आई एम सेइंग दैट प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चंस, जिस तरह से आप क्वेश्चंस को प्रेजेंट करेंगे वो डिपेंड करते हैं कि आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे. इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसी तरह से होना चाहिए था. इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज द मार्क्स दैट यू आर गोइंग टू गेट इट फॉर योर पेपर, फॉर योर आंसर राइटिंग विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट. क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल सबका अलग अलग होता है, सबका प्रेजेंटेशन स्किल इज डिफरेंट, राइट. सो किसी का हो सकता है कि ना सम ऑफ यू माइट हैव डिड योर पेपर वेरी एक्सेलेंटली, या कुछ लोग हो सकता है कि थोड़ा सा ना खराब गए होंगे, बट इट डजंट मैटर. लेकिन यहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस का जो कुछ की पॉइंट दिखाने वाला हूँ, बेसिकली उसी की पॉइंट के ऊपर आपके जितने भी क्वेश्चंस था या जितने भी आंसर्स होने चाहिए था उसी की पॉइंट के बेस पे बन सकता था. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एनालाइज इट, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट. ठीक है. और जिसने प्लानिंग करके रखे हुए हैं कि फॉर द 2024 के लिए APSC 2024 के लिए इफ यू आर प्लानिंग फॉर, देन दिस वीडियो दिस सेशन इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. कम से कम आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा या आइडिया मिल जाएंगे कि चलो ठीक है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पैटर्न को कम से कम आप लोग समझ पाएंगे. एट द सेम टाइम कौन सा कीबोर्ड कहां पे किस तरह से यूज करना है, कम से कम आप लोगों को थोड़ा सा मदद मिल जाए. सो विद दिस पॉजिटिव नोट्स लेट मी स्टार्ट विद द बाकी जितने भी 15 नंबर वाले क्वेश्चंस थे. लेट मी बिगिन विद दिस. ठीक है. सो एज यू ऑलरेडी नो those have appeared already, they came to know. अभी तक तो already people know कि what were the questions are about. At the same time हमारे जो जिसका ना APSC, basically I'm going to analyze the APSC. Okay, if somebody is new over here, let me remind you again, this is the APSC जो इस साल के होने वाला 2023 में जो एग्जाम्स हुए थे असम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, उसी का पेपर GS2 वाले में एनालाइज करने के लिए कोशिश करूंगे. ठीक है. सो यहाँ पे दोस्त फॉर द फ्रेशर्स आई एम सेइंग, इन टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं. इस 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन 10 मार्क का होते हैं. 10 क्वेश्चंस आर देयर व्हिच कैरी 10 मार्क्स, और बाकी जो 10 क्वेश्चंस है वो 15 नंबर का होते हैं. बाकी जो 10 क्वेश्चंस है वो 15 नंबर. 10 नंबर वाले ऑलरेडी एज आई टोल्ड यू इट इज डन. अभी 15 नंबर वाले हम करेंगे. चलो. सो अभी ये देखो 11 नंबर, सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 1, दिस वाज ऑलरेडी डन, ये मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं. सो दोस्त आर न्यू, यू कैन गो टू माय प्रीवियस प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हैं और वहां पे आप देख सकते हैं. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करेंगे यहां से. चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग shelter from making failures and other vicissitudes of life, the welfare state today seek to make their citizen more competitive, responsive and protective. Comment on it. हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस के जो नेचर है, द नेचर इज फ्रॉम द सोशल जस्टिस वाला क्वेश्चंस लग रहा है यहाँ पे. अगर आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स पॉलिसी वाला अगर आपने पढ़ लिया होगा, अगर उसका कंसेप्ट आपको तगड़ा से मालूम है, इफ यू हैव गॉट वेरी डिटेल कंसेप्ट अबाउट द DPSP, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, जहाँ पे हम हमारे इंडियन पॉलिटी में कंप्लीटली ना ढंग से पूरा का पूरा वहां पे मेंशन किए हुए, उसी का थोड़ा सा आइडियोलॉजी लगा के आप ये वाला क्वेश्चंस को बना सकते थे. एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अबाउट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट. सो यहाँ पे क्वेश्चंस को पहले आप समझ लेना अच्छी ढंग से. क्वेश्चंस को यू फर्स्ट रीड इट प्रॉपरली, क्वेश्चन को समझ लेना. उसके बाद इन दैट वे कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट you could have started it, और यहाँ पे कुछ नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाएंगे कि कुछ की पॉइंट, व्हाट आर द की पॉइंट यू कुड हैव इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए. ठीक है. सो यहाँ पे टू स्टार्ट विद अलग तरीके से अगेन द स्टार्टिंग जो यहाँ पे ना लाइक इंट्रोडक्शंस वाला पार्ट, जरूरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन इसी तरह से स्टार्ट करें. अपना इंट्रोडक्शंस होते हैं, सबका अलग अलग राइटिंग स्किल्स होते हैं, सबका अलग अलग आइडियोलॉजीज होते हैं, बट चाहे जितनी भी अलग आइडियोलॉजीज क्यों ना हो, when the examiner will check your paper, when the examiner will evaluate your paper, they will be focusing on some of the key aspect up to the questions, उसी का लेवल पे वो लोग इवैल्यूएट करने वाला है. ठीक है. सो यहाँ पे So just I'm giving you some blueprints दे के रखे हुए, some blueprint I'm giving it so that you can have little bit of idea about what this particular question should be started with. So this statement, as obviously as I told you, this statement completely वो किसके ऊपर फोकस करता है, the purpose of the statement and the role, वो role and purpose of the welfare state के बारे में the question is about, role and state of the welfare states. So यहाँ पे when you say about the welfare state के बारे में जब हम बात करेंगे,
तब यहाँ पे दो चीजें हमको समझ में दिमाग पे रखना चाहिए। दैट इज अबाउट लाइक हमारे जो पुराने कंसेप्ट थे, पुराने आइडियोलॉजीज जिसको हम ट्रेडिशनली मान के चले, और अभी मॉडर्न आइडियोलॉजीज, पुराने आइडियोलॉजीज रिगार्डिंग वेलफेयर स्टेट एंड मॉडर्न आइडियोलॉजीज रिगार्डिंग वेलफेयर स्टेट, हो सके तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंपेरिजन के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए कोशिश करना, उसके बाद हम अपने की पॉइंट्स पे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ना कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपका क्या आइडियाज है, आइडियोलॉजीज, ऐसा नहीं कि अपने वाला आइडियोलॉजीज लगा के बैठे होंगे, ऐसे आइडियोलॉजीज है ना, इस तरह से आप कमेंट करना, इस तरह से आप इसको आंसर्स को लिखना, ताकि ताकि ना वो अपना जो भी है यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन से आपको डिविएट नहीं होना चाहिए। चलो, सो जनरली चाहे वो किसी की तरह कोई भी स्टेट्स क्यों ना हो, जनरली ट्रेडिशनली वेलफेयर स्टेट्स का काम क्या होता है, जनरली द वेलफेयर स्टेट्स का काम होता है अपना सिटीजन को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, अपना सिटीजन को प्रोटेक्ट करना हर तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से या अनफोर्सिन चैलेंज हम बोल सकता है कि चाहे वो इकोनॉमी हो, सोशली हो या पॉलिटिकली हो। दैट इज व्हाट इज द जनरली एक स्टेट्स का जनरल क्या होता है कि ना, व्हाट यू कैन से कि बेसिक मोटोस होते हैं टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। उसी के ऊपर थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में ही आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, डेफिनेटली इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर सोसाइटी इकोनॉमिकली सोशली, देन डेफिनेटली व्हाट हैज टू बी द सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम होना है। अनएम्प्लॉयमेंट, वो सब के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ऑलरेडी यू नो इट, व्हाट ऑल द थिंग्स आर देयर, हेल्थ कवरेज एंड दैट फॉर्म ऑफ सपोर्ट, उस तरह से हम इसको क्या कर सकते थे, सपोर्ट कर सकते थे। हाइवर जो हमारे एज चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से, एज द एनवायरनमेंट चेंजेस, एज द कंट्री ग्रो, एज द टाइम चेंजेस, डेफिनेटली वहां पे कुछ बदलाव आएंगे। जो हमारे ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी से उसमें थोड़ा सा बदलाव आएंगे, बदलाव दिखने के लिए मिलेंगे। उसी तरह से फिर से मॉडर्न वाले जो थोड़ा सा ना ट्रांसफॉर्मेशन से उसके बारे में अप्रोच है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना, अप्रोच ऑफ सम वेलफेयर स्टेट्स इन द मॉडर्न कंटेक्स्ट। व्हाट यू कैन से इज दैट अपार्ट फ्रॉम सिर्फ प्रोवाइडिंग सोशल असिस्टेंस, सिर्फ सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ही नहीं, एट द सेम टाइम यहाँ पे जितने भी सिटीजन है सबको एम्पावर करना भी एक दिशा, इट इज बिकमिंग ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट, ताकि वो हर एक नागरिक, देश के नागरिक या उस कंट्री के नागरिक क्या हो सके, सेल्फ रिलायंस हो सके, सो दैट दे कैन बी आत्मनिर्भर बन सके। दैट इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें मॉडर्न सोसाइटी में दिखने के लिए मिलता है। वो सब आप पॉइंट जरूर मेंशन कीजिएगा, मेंशन दोस पर्टिकुलर पॉइंट इन वेरी वेल, ठीक है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन पार्ट, इन दैट वे इंट्रोडक्शन पार्ट को इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा की पॉइंट्स जिसके ऊपर आप फोकस करके इलुस्ट्रेट कर सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। याद रखना ये 15 नंबर वाले क्वेश्चन से ढंग से प्रेजेंट करना, और मैं जो भी यहाँ पे दिखा रहा हूं, दिस आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। बेसिक स्ट्रक्चर है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे कि पॉलिटिकल का हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट का बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसी बेसिक स्ट्रक्चर को कभी बदला नहीं जा सकता। उसी तरह से इस क्वेश्चंस में भी कुछ बेसिक टर्म्स रहेंगे जिसके ऊपर यू हैव टू इलुस्ट्रेट इट। जैसे कि यहाँ पे ना, जेंस वी आर स्पीकिंग अबाउट व्हाट, वी आर स्पीकिंग अबाउट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल और इकोनॉमिकल वेलफेयर के बारे में बोल रहा है, हम लोग वेलफेयर स्टेट के बारे में पूछा गया आपको, व्हिच इज व्हाई फोकस उसी पे फोकस रखना। जैसे कि ना ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक कंपटीशंस के ऊपर थोड़ा सा आप इलुस्ट्रेट कर सकते थे, बिकॉज़ इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेलफेयर स्टेट। सो हमारे जो मॉडर्न स्टेट्स है, आइडियोलॉजी से, मोटिव से, इट डिपेंड्स ऑन दिस नो ग्लोबल कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। अपना हिसाब से थोड़ा सा यू कैन इलुस्ट्रेट इट। चेंजिंग नेचर ऑफ द वर्क, डेफिनेटली पहले जिस तरह से चलता था आजकल स्टेट उस तरह से चलता नहीं है। Now there is an involvement of science and technology development तो हो ही रहा है, you can include all those things over here। उसके बाद देखिए सिर्फ और सिर्फ लाने के what the thing is that के हमें एक पर्टिकुलर स्टेट्स को शॉर्ट टर्म के लिए डेवलप नहीं करना है। याद रखना, एक वेलफेयर स्टेट्स का मोटो ये होता है कि उसका स्टेट्स को बहुत दूर तक लेके जाना है। इट हैज टू बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना जरूरी है। इफ यू वांट टू रन इट, गो फॉर द लॉन्ग टर्म्स। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भर, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर ही हो या जो भी हो, चीफ मिनिस्टर ही हो, सब लोग आजकल किसके बारे में बात करते हैं, आत्मनिर्भरता के बारे में बात करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हर एक नागरिक, देश के हर एक नागरिक क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। उसके ऊपर थोड़ा सा यू कुड हैव इलस्ट्रेटेड। आफ्टर दैट अगर आपके पास और भी कुछ पॉइंट होंगे, दैट वन यू कुड हैव इंक्लूडेड इट। उसके बाद कंक्लूजन बहुत जरूरी है। कंक्लूजन में ऐसा नहीं है कि बाकी बाहरी दुनिया से कुछ यहाँ पे लगा के रख देंगे, नहीं। आपने जो भी ऊपर लिखे हुए उसी को छोटा सा एक सिंपल सा कंक्लूजन लगा के रख देना। व्हाट यू हैव एक्चुअली ट्राइड टू एक्सप्रेस इट, जो आपने एक्सप्रेस करने के लिए कोशिश किया उसी को यहाँ पे कंक्लूजन पे लिख देना। अगर बाय चांस इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर आप कुछ मिस आउट कर गए, इस पर्टिकुलर पॉइंट में बाय चांस आपने कुछ मिस आउट कर लिया, भूल गए सपोज, लेकिन लास्ट पार्ट में अगर आपको याद आ गया, that particular part you can conclude it in the conclusion part में थोड़ा सा इसको join करके you could have illustrated। I hope you understood what this question is all about, ठीक है। So okay,
नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये थोड़ा सा आईआर रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप थोड़ा सा क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन आना बनता भी है। नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हो सके तो जितने भी हमारी असम, बिकॉज सिंस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एपीएससी, तो याद रखना असम का नेबरिंग कंट्रीज जितने भी है ना, असम का नेबरिंग कंट्रीज जितने भी, उसका जो आईआर रिलेशनशिप है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप या जो भी कोऑपरेशन रिलेशनशिप होंगे, उसके बारे में जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि वहां से जनरली एक क्वेश्चन तो बनता ही है। इस बार म्यांमार का दे दिया, हो सकता है कि अगले वाला सर कोई दूसरा कंट्री के लिए बारे में दे दो, और भाई में भी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज लिटिल बिट रिलेटेड टू द आईआर के रिलेटेड है। यहाँ पे पूछे क्या गया है कि इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज आस्क्ड अबाउट लाइक इंडिया और जो म्यांमार के बारे में है, इंडिया और म्यांमार का बीच का जो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन है ना, वो किस तरह से क्यों है, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड हियर। द मेन मोटो ऑफ दिस क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दैट ओनली। एट द सेंटर ऑफ द इंडियाज डेवलपमेंट एजेंडा म्यांमार लाइज कनेक्टिविटी। डू यू एग्री विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट और illustrate with suitable reason in the support of your, जो आप बोलेंगे उसके बारे में, उसका सपोर्ट पे आपको कुछ ऐसा नहीं कि आप ऐसे अनाप शनाप लिख लिया, यहाँ पे पीछे की तरफ ढंग से लिखा हुआ है, सुइटेबल रीजन भी आपको देना है। जो आप आंसर्स दे रहे हैं वहां पे ना सुइटेबल रीजंस बोलेंगे, इसीलिए जब एलुस्ट्रेट करेंगे, जब लिखेंगे, आपसे एग्जामिनर्स इवैल्यूएटर एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका जो रीजंस वो तगड़ा हो, अप टू द पॉइंट हो, ठीक है। सो यहाँ पे here this is the basically the question is about Myanmar और इंडिया का बीच में जो रिलेशनशिप है, it is something like that. So here the statement जो भी आप लिखे हुए, with that only you can start it, or if you have got some ideas वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन को पहले समझो, उसके बाद illustrate लिखना शुरू कर दे। At the center of the India's development agenda in Myanmar lies the connectivity, which statement उसी से स्टार्ट करते हैं। It holds merit point भी है, at the same time यहाँ पे कुछ मेरिट रीजन, जितना हो सके आप मेरिट रीजन को फोकस करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां पे यहाँ पे आपको पूछे नहीं है कि मेरिट और डिमेरिट पॉइंट पूछे नहीं है, जितना हो सके आप मेरिट पॉइंट पे फोकस करने के लिए कोशिश करना। कनेक्टिविटी विद म्यांमार इज ड्राइवन बाय बोथ स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यहाँ पे इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पर्पस दोनों के तरह ही इसको हम ना मान सकते हैं। इन सपोर्ट ऑफ जो भी स्टेटमेंट आपने लिखे हैं, जो भी आप आइडियोलॉजी देने जा रहा है, उस सपोर्ट में कुछ की पॉइंट्स है जिसके थ्रू यू कैन इलस्ट्रेट इट। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जहां पे जरूर यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए था, जैसे कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। हम इंडिया म्यांमार के साथ वी आर शेयरिंग ए बाउंड्री, सो व्हिच बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, एक बफर जोन की तरह भी काम करते हैं। चाइना और इंडिया के लिए ना म्यांमार एक ऐसे बफर जोन ऑल्सो, याद रखना। सो इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा आप इसको एलुस्ट्रेट कर देना। एक्टिव पॉलिसी, ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो अबाउट। एनर्जी सिक्योरिटी, डेफिनेटली एक नया इवॉल्विंग स्टेटमेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया और म्यांमार का बीच में ना, एनर्जी सिक्योरिटी को लेके। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना है तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैज टू बी देयर। उसके बाद जब हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, तो एक पॉइंट तो ऑटोमेटिक निकल के आ ही जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में। एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम दैट वी शेयर ए कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाई विद म्यांमार ऑल्सो। याद रखना हमारे पास जो भी इंडिया के स्टेट्स है, इंडिया के स्टेट्स जैसे कि मणिपुर वाले, मिजोरम वाले, अच्छी खासी, अरुणाचल, अपर जो कि स्पेशल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाले, वो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रखते हैं म्यांमार के साथ। दिस वन यू कीप इन माइंड। एंड द काउंटर बैलेंस एज चाइनास इन्फ्लुएंस, यानी कि वो एक बफर स्टेट की तरह, बफर जोन की तरह काम करते हैं चाइनीज स्टेट के साथ। एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, डेफिनेटली यहाँ पे तो आपको लगा ही होगा कि इंसर्जेंसी ग्रुप जो भी नॉर्थ ईस्ट में है ना, इंसर्जेंसी ग्रुप, ये सारे के सारे दे ऑपरेट फ्रॉम द म्यांमार ओनली, समवेयर और द अदर वे म्यांमार से ऑपरेट करते हैं। सो इट बिकम्स वेरी एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पॉइंट का हिसाब से भी बहुत ही एक अच्छी खासी रोल प्ले करते हैं म्यांमार। इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन जो डेवलप करना है, दैट हैज टू बी मेंशन। और उसके बाद आपने जो ऊपर में लिखे हुए उसी को थोड़ा सा कंक्लूजन में दे दो। इन कंक्लूजन, कनेक्टिविटी इंडिया ऑक्युपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन इंडियाज डेवलपमेंट एजेंडा इन म्यांमार ड्यू टू स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एनर्जी इंपॉर्टेंस है, कल्चरल बेसिक टाइप्स है। इन दैट वे यू कैन स्लोली, करेक्टली, स्वीटली you could have illustrate concluded particular questions. I hope I'm able to convey you understanding what I'm trying to convey. चलो ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, critically analyze India's initiative for the coalitions of what's called disaster resistance in infrastructure to face natural calamities by the least developed and the developing countries and its impact. चलो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन, हाउ टू स्टार्ट विथ, टू बिगिन विथ, you can see in the board, to begin with you could have started with this, and at the same time यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है जिसको आपको जरूर मेंशन करना चाहिए, जहां पे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके रखे हुए, बोल्ड करके रखे हुए। सो इंडियाज इनिशिएटिव फॉर व्हाट? कोलिशंस ऑफ डिजास्टर रेसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI. It plays a very important step toward what?
चैलेंजिंग पोस्ट बाय द नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है, इन द डेवलपिंग कंट्रीज। और ये कहा इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, इसको लिखना मत भूलिएगा, 2019। एट द सेम टाइम, ओके फाइन, एट द सेम टाइम यहाँ पे जरूर देखो, अगर हमें नेचुरल कैलामिटीज या अनफोर्सिन चैलेंजेस को अगर टेकल अप करना है, ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी डन बाय सिंगल कंट्री। नॉलेज शेयरिंग होना बहुत ही जरूरी है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग। ऑलरेडी उसके लिए बहुत सारे ग्रुप भी है, जैसे कि आप एनवायरमेंटल साइंस अगर पढ़ लिए होंगे तो वहां पे आपको सारे के सारे मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इतना डिटेल्स में हम लोग को नहीं जाना है, क्योंकि हमें यही पे स्ट्रिक्ट होकर रहना है, ओके फाइन। सो उसके बाद सीडीआरई का जो एम है, थोड़ा सा इसके बारे में लिखे, क्योंकि डेफिनेटली ये जो है ना, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कोलिशन ऑफ डिजिटल रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा है, तो ऑब्वियसली इसका एम क्या होता है, टू प्रमोट कोलिशंस एंड व्हाट्स कॉल्ड कोलिशंस एंड नॉलेज शेयरिंग अमंग द मेंबर्स कंट्री का बीच में, ताकि डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटीज को ढंग से नॉलेज शेयरिंग एक साथ इकट्ठे होकर हाथ में हाथ मिला के ताकि उसको सॉल्व कर पाए, एंड दैट वे कैन डू इट। एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जिसको हमको मेंशन करना चाहिए था, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग द रेसिलियंस। स्ट्रेंथनिंग द सीडीआरई का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव ही है ताकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सके, मजबूत कर सके कोई भी अनफोर्सिन यानी कि नेचुरल कैलामिटी से, ताकि हम बचा सके या एक साथ इकट्ठे होकर लड़ सके, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे वो बात आती है, यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग की बात आ जाती है, नॉलेज शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। डेफिनेटली इसके ऊपर अपना हिसाब से यू कैन स्लोली एंड स्टीडली, जब आप पढ़ेंगे, जब आप डिटेल्स में टॉपिक को देखेंगे, वैसे भी आपको ये सारे के सारे ना इलस्ट्रेट करने में थोड़ा सा मदद मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से स्ट्रेंथनिंग द रेसिलियंस, नॉलेज शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके ऊपर यू कैन इलस्ट्रेट ब्रिजिंग द गैप इन वल्नरेबिलिटी, at the same time regional cooperation, funding and implementation challenges, inclusiveness and participation, climate changes adaptation, monitoring and evaluation, सारे के सारे बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एप्लीकेशन कर रहा है, एट द सेम टाइम वहां पे इवैल्यूएशन करना भी जरूरी है कि जो भी आप लोगों ने डिसीजन लिया, जो भी मेंबर्स का डिसीजन लिया, वो ढंग से अप्लाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिसी बनाए ढंग से अप्लाई नहीं किए, बनता ही नहीं ना। सो इसलिए मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एट लास्ट ऊपर में जो भी टॉपिक अपने लिखे हुए उसी के हिसाब से थोड़ा सा एक स्विच स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन हो सके तो दे दीजिएगा। So this is how we can conclude that the Indian Coalition for Disaster Resilient Infrastructure is a commercial initiative, what's called commendable initiative that can apply a vital role in helping the least developed and the developing countries and strengthening the infrastructure to face the natural calamities, the unforeseen calamities, the impact we can say. चलो, so in that way you could have included. ज़्यादा हम टाइम लेंगे नहीं, क्योंकि we have to complete all the 20 क्वेश्चंस के एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखो, ये मन की बात आप लोगों ने सुना ही होगा, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चंस, राइट। आप लोगों ने तो मन के बारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा एक रेडियो प्रोग्राम से, ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम से, ब्रॉडकास्टिंग हम कह सकते हैं, इस प्रोग्राम हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक इनिशिएटिव ले गए, एक प्रोग्राम से, जिसके बारे में थोड़ा सा आपको आपका जो आइडियोलॉजी पूछे गए हैं, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए पूछे गए। तो मन की बात programs of Prime Minister Narendra Modi in educating, guiding and motivating fellow Indian to work for social challenges and the national development, एनालाइज करने के लिए बोला। यहाँ पे अगर क्वेश्चंस को आप देखें, क्वेश्चंस में आपके सारे के सारे आंसर्स छुपा के बैठे हुए। अगर बाई चांस आपने पढ़ के नहीं गए होंगे, शायद ऐसा नहीं है कि व्हेन यू प्रिपेयर सारे के सारे टॉपिक कवर अप करना, इट बिकम्स लिटिल बिट इम्पॉसिबल। लेकिन इफ यू रीड द क्वेश्चंस इटसेल्फ, उसी से हम क्या कर सकते हैं, एलुस्ट्रेट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना नेशनल डेवलपमेंट से वो फेटर्निटी वाला फीलिंग्स डेवलप करना, इंडिया के बीच में फेटर्निटी वाला फीलिंग्स आगे डेवलप कर सके, ताकि एक सबको इंटीग्रेट कर सके, मोटिवेट कर सके। दैट इज व्हाट इज अबाउट मन की बात। या मन की बात, ये क्वेश्चन से बोला है, मन की बात, मन की आवाज सुनो ना, इट इज समथिंग लाइक दैट ओनली। सो इट दिस ओनली यू कुड हैव इलस्ट्रेटेड। सो मन की बात क्या है, उसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट कीजिए। मन की बात एक मंथली रेडियो प्रोग्राम से, व्हिच हैज बीन होस्टेड बाय कौन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ही इज टू इनिशिएटेड इट। What did he do here is addressing the nation and share his thought on visions of the welfare state, ठीक है। So this is what this particular program is all about. At the same time, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए बोल रहा है। Whenever we analyze, याद रखना, एनालाइजेशन सिर्फ एक ढंग से होते नहीं है। Whenever you analyze, पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे रहेंगे, नेगेटिव एक्सपेक्ट पे रहेंगे। हो सके तो जितना हो सके पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे रहने के लिए कोशिश कीजिए। एट द सेम टाइम थोड़ा सा नेगेटिव एक्सपेक्ट जो क्रिटिसिज्म्स है उसको भी, क्योंकि व्हेन यू आर राइटिंग एन एग्जाम्स पेपर फॉर एन सिविल सर्विस, सो ये बनता है कि आप क्रिटिकली एनालाइज करना, क्रिटिसिज्म्स भी आपके दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए, लेकिन उतना भी डिविएट मत हो जाए कि पूरा का पूरा क्रिटिक्स ज्यादा हो, पॉजिटिवनेस कम हो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है कि डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द मासेस, आम इंसानों का बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशंस बनता है, फ्रेटर्निटी वाला, जो हमारे
प्रेम्बल्स में भी लिखे हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे हुए, राइट? वो डायरेक्टली हम यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं। प्रोमोटिंग सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव, रेजिंग अवेयरनेस एंड व्हाट्स कॉल्ड रिलेटिव इश्यूज, अवेयरनेस प्रोग्राम जो भी चल रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए यार, ये मन की बात वाले प्रोग्राम से मैं नरेंद्र मोदी एड्रेस होल द नेशंस with this particular programs only, right? Promoting culture and national pride, मतलब ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स अब दिख रहे हैं ना, सारे के सारे मतलब ब्रदरहुड को प्रमोट करना, अपनेपन को, या जिस नो सोशल स्ट्रक्चर को, वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करने के बारे में ही यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट में हमको देखने के लिए मिलता है। एट द सेम टाइम कुछ क्रिटिसिज्म्स भी है, जैसे कि लैक ऑफ क्रिटिसिज्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे ना जो बोलते हैं वो होता कितने हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, किस तरह से आप एनालाइज करें, इट डिपेंड्स ऑन यू। कुछ बोलते हैं कि ना वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है अपने ना पार्टी के बारे में, अपने अपने जो भी है उसका पार्टी है उसका बारे में, थोड़ा प्रोपेगेंडा टाइप भी लगता है, पब्लिसिटी टूल्स की तरह लगता है। एट द सेम टाइम एक्सक्लूजन ऑफ द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सो इंपैक्ट असेसमेंट इन दिस वे, लाइक कुछ क्रिटिसिज्म से ज्यादा ना जाए तो बेहतर है, लेकिन एट द सेम टाइम इसको डायरेक्टली एलिमिनेट भी ना करने तो बेहतर है। थोड़ा सा ना जितना हो सके थोड़ा बहुत पॉजिटिव टाइप से क्रिटिसिज्म अपने क्रिटिक्स करने के लिए कोशिश करना। वैसे तो क्रिटिसिज्म ऐसा पॉजिटिव होता नहीं है, पर एज फार एज पॉसिबल, बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा आप हो सकते हैं कि आप उस पार्टी को देखना नहीं चाहते, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जामिनर वो पूछे नहीं है कि आपको कितना प्यार है, आपको कितना लगाव है उस पार्टी से, उसे कोई लेना देना नहीं है। आप एक सिविल सर्वेंट हो, आप सिविल सर्विस की तरह आपको सोचना पड़ेगा। यू हैव टू बी लाइक बुद्धा में, जो बुद्धा में लिखे गए ना मध्यम प्रस्थान मिडिल पार्ट वाला, उस तरह से सोच के इसको बताना है, ठीक है। इन कंक्लूजन जो भी ऊपर आपने लिखे गए मेरिट एंड क्रिटिक्स जो भी पॉइंट यहाँ पे लिखे गए, दैट वन यू कैन जस्ट फाइंड इट अप। वो कंक्लूजन में कुछ इस तरह से होते नहीं कि अगर आप ऊपर के वाला पार्ट इफ यू हैव एलुसिलेटेड, कंक्लूजन तो अपने आप बनता ही है, ठीक है। सो ये सारे के सारे डेवलप तभी होंगे जब आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, एट द सेम टाइम व्हेन यू राइट मोर, रीड मोर। जितना आपका पास वर्ड स्टॉक होंगे उतना ही आप लिख पाएंगे, इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एंड न्यू सेंचुरी इज नॉट गोइंग टू बी ए न्यू एट ऑल इफ वी ऑफर ओनली चैरिटी दैट palliative to satisfy the concerns and to keep them same old system of haves and haves not quietly contained. Discuss with suitable illustration. देखो हम बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चंस में ये बताने जा रहा है कि हम बोल रहे हैं कि our country is growing, हम डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है, we are civilizing, सारे चारों तरफ आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिल रहा है। तो ये सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग ये नहीं होता है कि हमारे देश में गरीबी है ना, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट, नए नए लोन स्कीम लॉन्च करते हैं, सोशल जस्टिस जो हमारे प्रीएम्बल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका मीनिंग, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मतलब ना गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ स्कीम पे स्कीम लॉन्च करता रहे सोशल सर्विस के, सोशल असिस्टेंस के नाम पे। उसमें हम लोग को ना ज्यादा ये डेवलपमेंट वाला से सबको दिखेंगे नहीं, उसी के बारे में ना विद दैट पर्टिकुलर दिस वन ओनली दे हैव आस्क्ड यू टू इलस्ट्रेट इट। यानी कि हम डेवलपमेंट, अभी देखो व्हेन वी से कि वी आर डेवलपिंग, वी आर इन अ न्यू जोन, अब न्यू जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन हम जब बोलेंगे एट द सेम टाइम सिर्फ और सिर्फ वहां पे सोशल डिस्टेंस के बारे में पूछे नहीं है। यहाँ पे ना जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि किसी इंसान को बोलते हैं ना, इट इज बेटर टू टीच somebody instead of giving them fish every day, it is better to teach them how to fish ना। इसको खाना देने से बेहतर है कि वो खुद खाना उगा सके, वो खुद खाना प्रोड्यूस करते हैं, तब ना असली वाला डेवलपमेंट हमको दिखने के लिए मिलेंगे। इट इज समथिंग काइंड ऑफ दैट ओनली। सो यहाँ पे देखो विद टू बिगिन विद समवेयर कहीं ना कहीं से हमें शुरू करना है। द स्टेटमेंट व्हाट डज इट ट्राई टू हाईलाइट द नोशन दैट सिंपली रिलाइंग ऑन द चैरिटी, सिर्फ और सिर्फ हम चैरिटी पे अगर हम भूखा प्यासा ना सिर्फ मुंह खोल के बैठे हुए रहने से इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प आउट। ये रूट कॉज जो सोसाइटी का मेन कॉजेस है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम राशन पानी ही देता रहे, बीपीएल वाले कैटेगरी को सिर्फ और सिर्फ आप राशन ही देता रहे, तो उस विद दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम आप ये पूरा का पूरा जो कॉज है ना उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर है कि उसको सब्सिडी देने से बेहतर है कि उसको इस तरह से कुछ स्कीम लॉन्च कर ताकि वो खुद ये सब्सिडी से दूर भागे, ताकि वो खुद वो अपना पैर पे खड़ा हो सके। दिस इज व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, with not lead to significant changes or creating a genuine new and equality centuries. Okay, while charity can provide a temporary relief, हमको पता है क्योंकि आप असिस्टेंस दे रहे हो, वो कितने साल के लिए चलेंगे। अभी देखो डिजास्टर आ गया, कुछ फेलियर है, इकोनॉमिकल फेलियर है, उसमें आप ना किसी को जैसे कि मान लो कि कुछ सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स दे रहे हैं, चैरिटी दे रहा है ना, कुछ
जैसे कि मंथली मंथली कुछ स्कीम्स, पेंशन स्कीम्स दे रहे हैं, उससे तो कितना दिन चलेंगे, वो तो दैट इज नॉट द मेन कॉस्ट, दैट इज नॉट द मेन सॉल्यूशंस। सो उसी के बारे में थोड़ा सा एलुस्ट्रेट करना है। एट द सेम टाइम जैसे कि यहाँ पे बोले गए कि कुछ ना आपने जो भी ऊपर लिखा है, जो भी आपने बताया, जो भी आपने ऊपर बोला है हैव एंड हैव थॉट के बारे में, जो भी क्वेश्चंस का हिसाब से, उसको आपको थोड़ा सा कुछ एग्जांपल पे दे दे, प्रोवाइडिंग फूड एड वर्सेस टेकलिंग द फूड इनसिक्योरिटी। देखो यहाँ पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, अगर चैरिटेबल, बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कुछ महीनों के लिए टेम्पररीली अगर किसी जगह में फूड सिक्योरिटी के ऊपर सवाल आ गया, सपोज फूड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सवाल आ गया, सपोज कुछ डिजास्टर रिलीफ, नेचुरल कैलामिटीज ऐसे कुछ हो गया सपोज, उसमें क्या करता है कि बहुत सारे चैरिटी आपको सालों दर साल ईच एंड एवरी ईयर आपको ये चैरिटी नहीं प्रदान कर सकता है। दे कैन नॉट प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी डे, इट इज जस्ट अ टेम्पोररी रिलीफ। यहाँ पे असली मुद्दे तो सॉल्व हुआ नहीं है, इसीलिए इससे बेहतर है कि आपने फूड प्रोवाइड, मतलब कुछ महीनों के लिए टेम्पोररली फूड प्रोवाइड करने से बेहतर है पूरा का पूरा जो उसका जड़ था ना उसको ही उखाड़ के फेंको। टेकलिंग द फूड सिक्योरिटी, पूरा का पूरा वो सिस्टम को ही बदल डाल। जैसे कि यहाँ पे अगर हो सके तो थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि वो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशंस वाले, व्हाइट रेवोल्यूशंस, है कि नहीं, ऑल दोस वर लाइक ए गुड इनिशिएटिव वी कैन से, इस तरह से तो है ही। सो ऐसा है कि सिर्फ राशन पानी प्रोवाइड करने से बेहतर है इनको सिखाओ यार किस तरह से वो राशन को ना, हाउ टू इम्प्रूव द दिस नो मैन्युफैक्चरिंग या दिस क्वालिटी ऑफ द फूड्स, ताकि वो प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सके। वेरी वेल, इस तरह से हम लिख सकते हैं ऑफरिंग शेल्टर वर्सेस अफोर्डेबल हाउसेस। कुछ महीनों के लिए शेल्टर देने से बेहतर है यार उसको उसको इस मुकाम पे बनाओ, सेल्फ रिलायंट बनाओ, ताकि वो खुद अपना घर बना सके, इजंट इट। इस तरह से अगेन डोनेटिंग फॉर एजुकेशन वर्सेस एजुकेशनल रिफॉर्म, इससे बेहतर है जैसे कि हमारे द राइट्स, फंडामेंटल राइट में 21 में ऑलरेडी लिखे हुए ना, एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरे का पूरा फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन आरटी एक्ट के तहत, राइट। उससे बेहतर है सबको इस काबिल बनाओ ताकि वो ना एजुकेशन में इस तरह से रिफॉर्म्स ला, ताकि उस सोशल असिस्टेंट को देने की बजाय वो खुद सेल्फ रिलायंस बन सके। एंड दैट वे कुड हैव इंक्लूडेड, उससे हमारे कंट्री को भी बहुत सारे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि व्हेन यू, जब आप सोशल रिस्क, सोशल प्रोग्राम्स में जो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो अगर डेवलपमेंट पर्पस पे लग जाए तो कंट्री बहुत आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हमारे जो कंट्री का एक अच्छी खासी बजट सिर्फ और सिर्फ सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पे चले जाते हैं। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि स्किल डेवलपमेंट वाला जो प्रोग्राम्स है ना उसको शुरू करना बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हम मान सकते हैं। एट द सेम टाइम ये देखो हेल्थ डोनेशन वर्सेस हेल्थ सिस्टम, उससे बेहतर है कि गांव-गांव में जाके थोड़ा बहुत ना ये नखराबाजी करने से बेहतर है कि पूरा पूरा हेल्थ सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर, हेल्थ सिस्टम को इंप्रूवमेंट कर, हाइजीनिटी पे जरा फोकस कर। क्योंकि इस बोलता है ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब एक इंसान जैसे कि ना पीरियड को क्योर करने से बेहतर है कि उसको पहले बचा के रखो, पहले प्रिवेंट करके रखो, दैट विल बी मोर बेटर, राइट। इस तरह से आप कुछ एलुस्ट्रेट, कुछ पॉइंट आप जितना हो सके, जितना आपको दिमाग में आए उतना हिसाब से, और बहुत सारा है, दिस इज सम ऑफ द एग्जांपल व्हिच आई एम सेइंग इट, विद दैट वी कैन एलुस्ट्रेटेड। जैसे कि डिजास्टर रिलीफ वर्सेस क्लाइमेट चेंजेस, हम बोलते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिडी प्रदान कर रहा है, दे रहा है, उससे बेहतर है कि साले जो व्हाट्स कॉल्ड, सॉरी फॉर दैट, उससे बेहतर ये है कि पूरी की पूरी जो जड़ है क्लाइमेट वाला, जो अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे टेम्परेचर इंप्रूव हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रिसेंटली इन गुवाहाटी ऑल्सो ना, गुवाहाटी रिकॉर्डेड, असम में अगर देखें गुवाहाटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट, पूरा का पूरा ये डिकेड्स का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसी साल में, इसी महीने में ज्यादा हुए हैं, राइट। इससे बेहतर है कि उसका सोल्यूशन को ही मिटा दे, ये क्लाइमेट चेंजेस वाले जो मिटिगेशन लिटिगेशन वाले उसको ही मिटा दे। लेट अस प्रोवाइड सम लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम्स डेवलप करें, सस्टेनेबिलिटी पे हम लीन करें ताकि इस तरह का कोई मुसीबत आए ही ना। तो इन दैट वे अल्टीमेटली फाइनली जो भी जहां से आप शुरू किए थे, जो भी आपने वहां पे इलस्ट्रेट किया, इन कंक्लूजन व्हाइल चैरिटीज आर एन इंपॉर्टेंट टूल्स टू एलिवेंस immediate suffering, but it cannot solve solutions for the what's called building a new and equitable centuries। उससे हम कर नहीं सकता। हो सकता है कि चैरिटी आपको थोड़ा देर के लिए रिलीफ मिले, जैसे कि पेन किलर, अगर आपका कुछ ट्यूमर है, दिमाग में दर्द हो रहा है, पेन किलर आपको 1 घंटे 2 घंटे का रिलीफ दे सकता है, लेकिन उससे बेहतर है कि पूरा का पूरा ट्यूमर को ही हटा दे, परमानेंट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इट इज समथिंग दैट लाइक ओनली, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई हैव दिस वन गिवन एग्जांपल ऑफ दिस ट्यूमर वाले कंडीशन। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल। पूरा का पूरा सीधी सी सिंपल सी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ज्यादा छेड़खानी करना है ही नहीं। दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जिसने बेसिक्स आप जो पॉलिटी वाले किताब भी पढ़ लिए होंगे, लक्ष्मीकांत या जो भी है आपके पास, वो भी अगर ढंग से आपने पढ़ लिए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आराम से देख ही सकता है कि रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन गवर्नेंस सिस्टम पे। सो सिंपल सा बात है, अटॉर्नी जनरल होते कौन है, दैट वन यू डिस्कस इट, इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर
जैसे कि वकील वो जैसा नो गवर्नमेंट का जितना भी कामकाज है लॉ रिलेटेड उसको यही द्वारा संभाले जाते हैं. इज द लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट यू कैन से, लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट यू कैन से इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. थोड़ा सा बहुत आप लिख दे, उसके बाद जो भी इसका ना लाइक फंक्शंस है उसको इसके बारे में थोड़ा सा लिख दे. चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली वो अगर लीगल ऑफिसर है तो वो लीगल को ही देखेंगे ना, गवर्नमेंट के सरकार का. रिप्रेजेंटिंग इन द कोर्ट, सरकार का कोई भी कामकाज हो, अगर कोर्ट पे जाना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां पे भी जाना हो, ये इसी के द्वारा जनरली चले जाते हैं. पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन केसेस, डिफेंडिंग द गवर्नमेंट एक्शन, व्हाट्स कॉल्ड इनिशिएटिंग लीगल एक्शन. ये सारे के सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स है. आपने अगर नो इसमें कुछ नया टर्म्स कुछ है नहीं, पूरा का पूरा सीधी सीधी चिपका दे आप जितना भी इसका पावर एंड फंक्शन. जैसे कि मान लो कि प्राइम मिनिस्टर का पावर एंड फंक्शन क्या होता है, उसी की तरह यहाँ पे भी अटॉर्नी जनरल का जो भी पावर एंड फंक्शन है ना उसी को चिपकाना है. यहाँ पे कुछ छेड़खानी करनी ही नहीं. सो इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. आई होप व्हेन यू रीड द बेसिक बुक्स, जो आपके पास बेसिक बुक जो है उसी के ऊपर थोड़ा सा एनालाइज करे और चाहे के सारे चिपका दे. और एट द सेम टाइम कुछ रिसेंट केसेस, डेवलपमेंट केसेस के बारे में आप लिख सकते हैं. जैसे कि हमारे पास सबने तो सुना होगा, न्यूज में तो बहुत साल तक ना बहुत चर्चे पे थे, जैसे कि पिगासस स्पाईवेयर केस वाला. इसके बारे में थोड़ा सा ना किस तरह से हुआ, दैट वन यू कैन राइट इट. एट द सेम टाइम इलेक्ट्रल बॉन्ड केसेस, ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस पब्लिक वाले केसेस, स्टेट वर्सेस जैसे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला केसेस है. ये सारे के सारे कुछ नया डेवलपमेंट वाले केसेस जिसमें हमारे यही अटॉर्नी जनरल ही जाएंगे. ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाके खड़े हुए रहेंगे. वो कौन जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वो अटॉर्नी जनरल चले जाएंगे, क्योंकि ही इज अ लॉ, ही इज अ लॉ ऑफिसर ऑफ अवर कंट्री. देश का जितना भी जैसे ना उसको केसेस है उसी को सॉल्व करना है. ठीक है, ही इज अ लॉयर. जैसे कि हमारे पास कुछ, आपके पास कुछ केस होंगे, देन हमारे पास पर्सनल लॉयर हायर करते हैं ना. इन द सेम वे देश का भी पर्सनल लॉयर होता है जिसको हम कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल. सो डिस्कस द चैलेंजेस, 17 वाले क्वेश्चंस. Challenges confronted by the person with disabilities, PWDs, in India while according what's called assistance services. How does the right of person with disabilities Act 2016 facilitate the right of the PWD illustrate? तो ये वाले सारे के सारे देखो, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जब तक आप बेसिक वाला किताब पढ़ेंगे नहीं तब तक आप इसको लिख पाएंगे नहीं. कुछ किताब कुछ है जो आपका ना सामाजिक ज्ञान से, मोरल ज्ञान से, ऑब्लिगेशन से आप लिख सकते हैं, लेकिन कुछ है जैसे कि एक्ट वाला कुछ है केसेस है ना, उसमें आप बहुत ज्यादा छेड़खानी आप नहीं कर सकता. बिकॉज इट इज लाइक समथिंग व्हिच हैज बीन कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म पे रहने वाला चीज ना, उसमें आपको पढ़ना पड़ता है. कुछ उपाय नहीं है, पढ़ना ही है. मतलब सिविल सर्विस बनना है तो आपको पढ़ना ही है. दैट्स द ओनली थिंग्स दैट इज लेफ्ट हियर. ओके, चैलेंजेस फेस बाय द पीडब्ल्यूडी इन इंडिया व्हाइल असेसिंग द एसेंशियल सर्विस. ना कुछ पीडब्ल्यूडी को क्या दिक्कत होते हैं, फिजिक पर्सन विद दिस वन स्पेशल कैटेगरीज, या जिसको हम कह सकते हैं पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज को क्या क्या दिक्कतें फेस करना पड़ते हैं, उस सब के बारे में आप देखो. इनएसेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स और लिमिटेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन बैरियर, अनएम्प्लॉयमेंट इन वर्क प्लेस, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन. ये सारे के सारे मतलब आप खुद को वहां पे ये जितना भी पॉइंट्स आप लिखेंगे ना, हो सकता है कि आपका दिमाग में कुछ ना आए तो आप खुद को एक फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट मान के चलो. जस्ट यू कंसिडर योरसेल्फ दैट यू आर फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट. जब आप किसी सोसाइटीज में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, आपको क्या क्या दिक्कत हो सकता है, उसी के बारे में आपको बस लिख लेना है. दैट इज व्हाट यू हैव टू इलस्ट्रेट इट. या आपने कभी डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट देखे होंगे, उसको क्या क्या ना समाज में उसको क्या क्या मुसीबत झेलना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ कोई लिफ्ट में जाना हो, कहीं पे भी जाना हो ना, शॉपिंग मॉल पे जाना हो, डेफिनेटली हम तो दौड़ के चले जाएंगे. एक फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट वो तो कर नहीं सकता ना. इसलिए ये सारे के सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग के डिजाइन इस तरह से होना चाहिए. बाद में उसका सोल्यूशन रेमेडियल्स भी देखेंगे, क्योंकि आपने अगर जो भी है प्रॉब्लम्स को अगर आपने पॉइंट आउट किया, एट द सेम टाइम सोल्यूशन भी को भी पॉइंट आउट करना है. इट हैज टू बी बोथ द वे. लिमिटेड हेल्थ केयर व्हाट्स कॉल्ड एक्सेसिबिलिटीज बहुत दिक्कत होता है, जैसे कि ना फिजिकल हैंडीकैप वाले जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एजुकेशन बैरियर, डेफिनेटली ऑल दोस आर देयर. एजुकेशन बैरियर तो हम क्या बोले, सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यू के डी के लिए ही नहीं है, नॉर्मल इंसान के लिए भी. आई थिंक दैट वी नीड लॉट ऑफ रिफॉर्म्स एंड डिस्क्रिमिनेशन. ऑब्वियसली सोसाइटी में, समाज में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन मिलते हैं, एंड सोशल स्टिग्मा एंड ऑल दोस थिंग्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. एट द सेम टाइम लीगल बैरियर्स, यहाँ पे देखो लीगल बैरियर्स के बारे में, लीगल प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस may not always be accessible or considered of the need of the PWD, making it difficult for them to assess justice. ना कोर्ट वगैरह में, कोर्ट कचहरी में जैसे कि थोड़ा सा लीगल वेरियस इन लोगों को सामना करना पड़ता है. राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इस एक्ट में क्या क्या मेंशन है उसको मेंशन करना बहुत ही जरूरी है. जैसे कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या क्या मेंशन है, कंप्रिहेंसिव डिफिनेशंस ऑफ द डिसेबिलिटी, कंप्लीटली इट इज डिफाइंड एट एक्सेसिबिलिटी, जैसे कि हेल्थ केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में लिखे गए. इंक्लूसिव एजुकेशन, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बच्चों के लिए हो. इट हैज टू बी फॉर द एडिशन ऑफ
फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए भी हो, एम्प्लॉयमेंट एंड सिक्योरिटी सेक्शंस में भी काफी अच्छे इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए, लीगल एड एंड एक्सेसिबिलिटी जो हमारे डीपीएसपी पार्ट में सारे के सारे इंक्लूडेड है, रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन, स्पेशल कोर्ट, ये जो रिजर्वेशन है हमारे पास पीडब्ल्यू कैंडिडेट में, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, वो सारे के सारे जो भी मुद्दे हैं उसके ऊपर आप थोड़ा सा एलुसिडेट कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम फाइनली ये सारे के सारे एक्ट, हाँ, इन द एक्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में ये सारे के सारे पॉइंट मेंशन है, दैट वन जस्ट यू हैव टू अटैच इट ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में व्हाटएवर यू हैव सीन इट स्लोली एंड स्टेडीली 2016 वाला एक्ट को लेके आप कंक्लूजन लिख देना कि इन कंक्लूजन व्हाइल पीडब्ल्यूडी इन इंडिया फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस व्हाइल असेसिंग द एसेंशियल सर्विसेज, द राइट ऑफ peoples with disabilities act 2016 is a significant step toward empowering and promoting the right of the pwd। बस इस तरह से स्वीट एंड सिंपल सा आप लॉजिक लगा के अपना क्वेश्चंस को खत्म करिए। व्हाट इज द राइट टू प्राइवेसी, हाउ इज द राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड थ्रू द कोर्ट इन इंडिया एंड जर्मनी। देखो यहाँ पे देखो राइट टू प्राइवेसी वाला केसेस आ गया ना यहाँ पे आर्टिकल 19 में जो हमारे यहाँ पे मेंशन है ना फंडामेंटल राइट में। सो राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड द रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेट लाइफ। राइट टू प्राइवेसी के बारे में व्हाट इज इट्स ऑल अबाउट, ये फंडामेंटल राइट है, याद रखना आर्टिकल 19 के तहत आता है ये राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। और एट द सेम टाइम इंटर सर्विलेंस और इंट्रूशन, ये सारे के सारे मतलब एक प्राइवेट, आपकी प्राइवेट पॉलिसी आप खुद को मान के चलो, आपके साथ प्राइवेसी क्यों चाहिए, क्यों दरकार है, ये प्राइवेसी के बारे में आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द प्राइवेसी थ्रू द कोर्ट इन इंडिया। सो क्या कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना, अगर ये फंडामेंटल राइट है तो डेफिनेटली उसमें अगर इसका वायलेशन होंगे तो ऑब्वियसली उसका तो रेमेडीज तो मिलना चाहिए, तो उसी के बारे में। इन इंडिया द राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रिटेटेड इट एज अ फंडामेंटल राइट दैट व्हाट्स कॉल्ड इनोमिनेटेड फ्रॉम द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंश्योर्ड इन द आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में राइट टू, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, इन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट मेंशन अबाउट राइट टू प्राइवेसी, बट ये जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाले सेक्शन है ना आर्टिकल 21 जो बोलते हैं हमारे लिए, उसी के अंदर इट इज इंक्लूडेड, ठीक है, उसी के अंदर दिस पर्टिकुलर इज डिफाइंड, इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ही वो इंक्लूडेड है, उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख ले, ठीक है। सो ये पढ़ने वाला जो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड इट, आप थोड़ा सा रट्टा लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया। सो यहाँ पे देख कुछ स्टेट केसेस रिलेटेड टू दिस राइट टू प्राइवेसी, जैसे खरक सिंह वर्चेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कुछ केसेस को मेंशन कीजिए। इन दिस केसेस व्हाट हैपेंड, द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड दैट right to privacy is an integral part of what personal liberty, it has that police surveillance without reasonable justification violation individual। जैसे कि आपको पुलिस ना आपके पीछे कुछ कारण नहीं है, जैसे कि आपका पीछे नजर लगा के बैठे हुए ना, आपका पीछे चिपका के बैठे हुए, somebody spying you, that is also that you can protect। अगर आपको कुछ स्पाई कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, that is a violation of the right to privacy। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बोलता है कि इट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, पुलिस भी आपको नहीं कर सकता, स्टेट आल्सो कैन नॉट डू इट। करेक्शन मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केसेस में देख लीजिए, जस्टिस के पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लैंडमार्क केसेस द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द राइट टू प्राइवेसी एंड फंडामेंटल राइट। देखो यहाँ पे फंडामेंटल राइट कब डिक्लेयर की गई थी, जस्टिस केस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में। और इस प्रोटेक्शंस टू ऑफ राइट टू प्राइवेसी थ्रू द कोर्ट इन जर्मनी, जर्मनी का कंटेक्स्ट में लिखिए, इन जर्मनी द राइट टू प्राइवेसी इज एक्सप्लिसिटली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 2 द बेसिक लॉ which enshrines the right to life and personal liberty। The Federal Constitution Court of Germany has played a significant role in protecting the right to privacy। मतलब ये वाले जो फेसेस है इट इज ऑलरेडी प्रिविलेंट इन द जर्मनी पे है, ठीक है। उसके बाद अगेन ये फेडरलिज्म के बारे में थोड़ा सा जर्मनी वाले कंटेक्स्ट पे आप थोड़ा सा ना लिख सकते हैं। बुंडेसवर्फर्जुरेंसिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, ये जर्मन सोर्ट पे लिखे हुए, जूरी प्रूडेंसिस, अगेन डाटा प्रोटेक्शन लॉ, राइट टू बी फॉरगॉटन। इन दिस कंटेक्स्ट थोड़ा सा आप एलुस्ट्रेट कीजिए। सो इन बोथ इंडिया एंड जर्मनी द राइट टू प्राइवेसी इज कंसीडर्ड एज ए फंडामेंटल राइट। इंडिया में भी जर्मनी में भी दोनों पे ये फंडामेंटल राइट माने जाते हैं। सो इन द कोर्ट जजमेंट एंड डाटा protection law, the court role is pivotal in safeguarding individual privacy right and upholding the principle of autonomy, dignity and personal freedom and increasing data driven world। और कुछ थोड़ा बहुत आप ऐड कर सकते हैं। सो ये कोर्ट बनता है जो कि हमारे संविधान पे अगर फंडामेंटल राइट दिए हुए, सो इसको प्रोटेक्ट करना बनता है। अगर कोई इसका उल्लंघन करे, वायलेशन करे, डेफिनेटली ए ग्रीव पर्सन कैन मूव टू द कोर्ट सो दैट यू कैन गेट द जस्टिस, ठीक है।
So yeah, 19 वाला critically enhance the use of the Article 249 of the Constitution in the India, empowering the Parliament to make law on matter listed in the state union list. So state list पे जितने भी ना पावर दी गई स्टेट को, उसमें पार्लियामेंट अगर चाहे तो रोल बना सकता है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है. सो आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स है मैकेनिज्म किसके लिए, पार्लियामेंट टू लीगलाइज ऑन द मैटर ऑफ फॉलोइंग विद इन द स्टेट. सो स्टेट के अंदर पे जो भी लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जो भी पावर स्टेट्स को दी गई है, जो भी फंक्शंस दी गई है, उसके ऊपर अगर पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकता है अंडर द आर्टिकल 249 के तहत. ठीक है, उसी के ऊपर आप लिखो. पॉजिटिव एक्सपेक्ट है कि कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट है. जैसे कि अगर कुछ लॉ बनाए तो वो यूनिफॉर्म होंगे, पूरे के पूरे देश के लिए वो यूनिफॉर्म होंगे. अगर स्टेट को बनाने देंगे तो थोड़ा सा वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन बरकरार नहीं रहेंगे. ठीक है, तो अगर पार्लियामेंट बनाए तो वो यूनिफॉर्म होंगे, सारे के सारे स्टेट्स में इसको आप यूज कर सकेंगे नेशनल इंटरेस्ट के टर्म्स पे. एड्रेसिंग द नेचुरल चैलेंजेस, वो एक साथ जो पूरी देश की चैलेंजेस इसको एड्रेस कर पाएंगे. ठीक है, इन दैट वे कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स भी है, क्योंकि अगर जितना भी लॉस हो, अगर वो उसमें यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहे देन इट इज बेहतर है. ठीक है, एट द सेम टाइम हार्मोनाइजेशन ऑफ द लॉ, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल मैनेजमेंट. इमरजेंसी सिचुएशंस में जब आप होमोजेनियस लॉ, जब पूरी राज्य के लिए, पूरा का पूरे स्टेट्स के लिए व्हेन यू मेक ए होमोजेनियस लॉ, इट बिकम इजी फॉर टैकलिंग क्रिटिकल सिचुएशन में, इसको हैंडल करना भी बहुत आसान हो जाते हैं. एट द सेम टाइम कुछ क्रिटिक्स का मानना है, कुछ क्रिटिसिज्म्स भी है रिगार्डिंग दैट फेडरल स्ट्रक्चर एंड द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट. जो स्टेट को ऑटोनॉमी दी गई है, अगर पार्लियामेंट ही आके उसमें स्टेट की काम में दखल अंदाजी दे तो वो फेडरल नेचर को, सेपरेशन ऑफ द पावर वाला नेचर को उल्लंघन करते हैं. इन दैट वे लिटिल बिट क्रिटिसिज्म इज देयर. लैक ऑफ कंसेंट, आर्टिकल 29 एनेबल द पार्लियामेंट टू पास लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट. अगर स्टेट माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 349 के तहत वो उस पर्टिकुलर स्टेट की जो पावर है, कुछ एक्ट है, उसको अमेंड कर सकते हैं, चाहे वो बिना कंसेंट से भी, मर्जी से भी. तो पोटेंशियल सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, सारे के सारे पावर्स सेंटर के हाथ में चले जाते हैं. एंड मिसयूज ऑफ द ओवररीच, दिस कुड बी कंसर्न अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्टिकल 249 टू एनक्रोच ऑन द स्टेट. मतलब अगर जब भी मन किया किसी स्टेट्स में, किसी स्टेट का पावर को छीनने की, किसी स्टेट के कुछ सब्जेक्ट उसको छीनने की, तो और आराम से वहां पे एंट्री कर सकता है 249 आर्टिकल को दिखा के, या विद दैट पार्टिकल ही कैन एनक्रोच स्टेट के काम में दखल अंदाजी देके उसको अपना हाथ में कब्जे में ले सकता है. सो इन दैट वे देयर आर सम क्रिटिसिज्म्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है, उस सब के बारे में यू कैन मेंशन है. लैक ऑफ क्लैरिटी, नेशनल इंटरेस्ट. Definitely, the terms national interest is provision in the subjective and can be interpreted differently. ठीक है, so हो सकता है कि कोई भी पार्टी अगर पावर्स में रहे, पार्लियामेंट्स पे रहे, so उस पर क्या कर सकता है कि वो अपने काम को करवाने के लिए नेशनल इंटरेस्ट के नाम देके हो सकता है कि कुछ भी अमेंड करे. हो सकता है वहां पे जुडिशियल रिव्यूज देयर, बट वो अलग केस है, बट एट द सेम टाइम उसका मिसयूज भी हो सकता है. इन दैट वे यू कैन राइट लिटिल बिट ऑफ क्रिटिसिज्म्स के बारे में आप लिख सकते हैं. इन कंक्लूजन, आर्टिकल 249 इज सेड delicate balance between the ensuring national interest and the preserving the federal structure of the Indian governments, while it enabled the parliament to address the national issues. ... In that way you can conclude it. यानी कि आर्टिकल 349 अगर कुछ इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशंस हो, पूरे समाज के लिए, पूरी के राज्य के लिए, सारे स्टेट्स के लिए अगर यूनिफॉर्म लॉ बनाने हो, तो ये आर्टिकल 249 के तहत पार्लियामेंट क्या कर सकता है, यूनिफॉर्म लॉ बना सकता है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में यूनिफॉर्म लॉ के लिए यूनिफॉर्मली उसको मैनेज कर पाए, टैकल कर पाए. ठीक है, इन दैट वे यू कैन कंक्लूड इट. मतलब बेनिफिट मेरिट पॉइंट से आप इसको हो सके तो कंक्लूजन करना. सो डिस्कस द मेजर्स फॉर मेकिंग द सिविल सर्विस इन इंडिया मोर एफिशिएंट एंड रिस्पांसिबिलिटी to the needs of the public in the light of the rapidly changing social, political and economical milieu of the country. So ये एक बहुत ही, जैसे कि आप सिविल सर्विस बनने जा रहा है तो ये क्वेश्चंस बनता है. ठीक है, अपने आप को वहां पे बिठाना और उसी का हिसाब से आप लिखना शुरू कर दे. To make the civil service in India more efficient and responsible to the need of the public in rapid changing social, political and economical milieu, various measures can be taken. अलग अलग मेजर्स आप ले सकते हैं. कौन सा मेजर्स लेंगे, यहाँ पे आप अपना हिसाब से लिखते रहिए. ठीक है, सो द मेजर्स, उसका एम क्या होना चाहिए, व्हाट द मेजर्स दैट यू आर गोइंग टू टेक इट, उसका एम क्या होना चाहिए, टू इंप्रूव द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एनहेंस ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, fosters innovations, encourage citizens engagement. Here are some of the key strategies. Definitely, अगर सिविल सर्विस को आप इफेक्टिवली काम करवाना चाहते हैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में फ्री एंड फेयर ढंग से होना चाहिए. एट द सेम टाइम सिर्फ रिक्रूटमेंट करने से तो बनेगा नहीं, ट्रेनिंग शुड बी गिवन, प्रॉपर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, ताकि वो समाज में जाके ढंग से वो काम कर पाए. ठीक है, दोस थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड और आप इसको
लिखिए रिफॉर्मेशन इन द और कुछ स्ट्रेटेजी क्या क्या जरूरी है रिफॉर्मेशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिफॉर्मेशन की जरूरत है लाइक इंट्रोड्यूसिंग कंप्लीमेंट्री बेस्ड रिक्रूटमेंट दैट एम्फसाइज, जिसमें आप स्किल नॉलेज और एप्टीट्यूड पे ऊपर एक कैंडिडेट को जब रिक्रूट करने जाएंगे इस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होना चाहिए ताकि कैंडिडेट की स्किल नॉलेज और एप्टीट्यूड पे फोकस करे, बल्कि उसका सिर्फ एकेडमिक पे नहीं, क्योंकि एकेडमिक से देश चलेंगे नहीं, सोसाइटी चलेंगे नहीं, उसके स्किल्स इसका नॉलेज को चेक करना अनिवार्य है। इट हैज टू बी देयर, ठीक है। एट द सेम टाइम कंटिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेनिंग दे दिया 2 साल के लिए ट्रेनिंग दे दिया और उसको खुला मैदान में छोड़ दिया, नहीं, बिकॉज सोसाइटी चेंजेस, इट्स नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक। इसीलिए बीच बीच में जब भी जरूरत होंगे ट्रेनिंग हैज टू बी गिवन, कैपेसिटी बिल्डिंग हैज टू बी डन इन अ फ्रीक्वेंट मैनर, हर साल होना चाहिए, जरूरी है। पर्सनल परफॉर्मेंस एंड द बेस्ड इवैल्यूएशंस, तो ये जो सिविल सर्वेंट की जो इवैल्यूएशन होंगे ना उसमें कोई जैसा ना बायसनेस होना नहीं चाहिए, इट हैज टू बी कंप्लीटली अनबायस्ड। उसका कंप्लीट इवैल्यूएशन उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस के ऊपर होना चाहिए, प्रमोशन वगैरह वो सब सारे के सारे से होना चाहिए। एंड लिवरेजिंग द टेक्नोलॉजी, एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी एंड ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव टू इंप्रूव द सर्विस एंड डिलीवरी, व्हाट्स कॉल्ड डिलीवरेंस, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, ठीक है। सो ये सारे के सारे रिफॉर्म्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी के जमाने में हम लोग अगर जी रहे हैं 21st सेंचुरीज, सो देयरफॉर टेक्नोलॉजी बनता है, उसको इंक्लूड करना, कोऑपरेट करना ये अनिवार्य है, ठीक है। एंड दैट वे यू कैन इंक्लूड इट। चलो तो उसके बाद थोड़ा सा कंक्लूजन, एनकरेज इंटरमिनिस्ट्रियल कोलैबोरेशन, जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कोलैबोरेशन फॉर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग द मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट के बीच में कोलैबोरेशन जरूरी है अगर इसको आप इफेक्टिवली करना चाहे, इंप्लीमेंट करना चाहिए। इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इनोवेशन जरूरी है, एट द सेम टाइम एक्सपेरिमेंट करना भी जरूरी है, तभी तो हम सीखेंगे कि सोसाइटी को चाहिए क्या। जो आपने सोच के रखे हुए जब तक आप दिखाएंगे नहीं, इंप्लीमेंट करेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेंगे उसका असली जो भी डिमेरिट है, राइट। सिटीजनशिप एंगेजमेंट, एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लॉ बना के छोड़ दिया, आम आदमी आम नागरिक की पार्टिसिपेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एट द सेम टाइम जो भी आप रूल बना के व्हाट्स कॉल्ड जिसको भी आप सिविल सर्विस बना के समाज के में भेज दिए, एट द सेम टाइम उसका ऐसा होना चाहिए कि ना वो फ्लेक्सिबल हो, एडेप्टेबिलिटी हो, एनवायरमेंट को फटक से एडॉप्ट कर सके, सोसाइटी को एडॉप्ट कर सके, खुल मिल सके, फ्लेक्सिबल हो, आसानी से इसको इंसान अपना जो भी मुद्दे लेके आते हैं उसको सुना सके। इट हैज टू बी देयर। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी वेरी मच इंपॉर्टेंट, एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस। एथिक्स नॉर्मल मॉरल बिहेवियर वाले एक एथिक्स है ना, एक एथिक्स होते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट्स कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन एंड द लोकल गवर्नमेंट्स, प्रमोटिंग डिसेंट्रलाइजेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट टू हैंडल द इश्यूज दैट व्हाट्स कॉल्ड रिक्वायर्ड लोकलाइज्ड, क्या है कि सॉल्यूशंस। जैसे कि ना कुछ सिचुएशंस होते हैं अब हर राज्य में, क्योंकि हमारे जो इंडिया है इट इज अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिलते जुलते नहीं हो, इसीलिए कुछ कुछ होते हैं जिसमें लाइक स्पेसिफिकली उसको उसी का हिसाब से डील करना पड़ता है। सो देयरफॉर इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डिसेंट्रलाइजेशन लोकल गवर्नमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है अपना हिसाब से उस राज्य की जो व्यवस्था है या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको उसी का हिसाब से टैकल करें। सो एनकरेजिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव व्हाट्स कॉल्ड इंक्लूसिविटी, सो ये मैक्सिमम हो सके तो ये करना जरूरी है ताकि वो मिंगल हो सके। ऐसा है कि जैसे कि ना आप मान लो यू आर इन द आसाम एंड यू आर फ्रॉम द नौगांव डिस्ट्रिक्ट, राइट। ऐसा नहीं है कि आप नौगांव में ही पोस्टिंग होकर नौगांव में ही रिटायरमेंट हो, डाइवर्सिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप अलग अलग राज्य में जाइए, गो टू डिफरेंट स्टेट, ट्रांसफर कीजिए ताकि वो घुल मिल सके, पूरी के पूरे राज्य को वो समझ सके ना। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इन दैट वे सम द 8-10-11 पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। एट लास्ट आपने ऊपर जो भी लिखा है उसी के ऊपर कंक्लूजन दे रहे, मेकिंग द सिविल सर्विस इन इंडिया मोर एफिशिएंट एंड रिस्पांसिबल रिक्वायर्ड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोचेस दैट एनकम्पासेस रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स। रिक्रूटमेंट पे हम रिफॉर्म्स हम लोगों ने देख लिया है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की जरूरत है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जरूरत है, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना जरूरत है, एट द सेम टाइम इनोवेशंस एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि सिटीजन को एंगेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप, आम आदमी सोसाइटी के जो लोग हैं इसको एक साथ लेके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद दिस ओनली हम इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम को कर पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई हैव एनालाइसिस, आई ट्राई टू एनालाइसिस एज फार एज पॉसिबल द क्वेश्चंस ऑफ जीएस पेपर 2 को, पूरा का पूरा 20 क्वेश्चंस। पहले वीडियोस में मैंने 10 एनालाइज की थी, इस वीडियोस में मैंने बाकी 11 से लेकर 20 तक एनालाइज कर दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप कि आई एम एबल टू कन्वे, आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट। आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने जो यहाँ पे एनालाइज करने के लिए कोशिश करा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, सब्सक्राइब
और अपने दोस्तों का बीच में शेयर कर दीजिएगा. That's all for today. Thank you very much. Thank you very much once again for being with me, for attending, for looking, for watching this particular video. For more updates, click on the bell icon. Thank you very much.